हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आप सभी लोगों का टाइटेनियम हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोगों को सबका सब समझ में आएगा। और देखते जाइए क्या है। तो इस चैप्टर में जाने से पहले जो चैप्टर फर्स्ट है उसका भी एक बार रिव्यू लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी इसमें जोड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ वो 14 जुलाई 1789 को हुआ। और एक्चुअली जो आज़ादी की बात है, फ्रीडम की बात है, इक्वलिटी की बात है एंड फ्रेटर्निटी की बात है, वो वहीं से आया। क्योंकि फ्रांस में आप लोग जानते हैं कि वहाँ के जो सोसाइटी थी वो तीन स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट में डिवाइड थी। ठीक है, जिसमें थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स पे करना होता था और फर्स्ट और सेकंड के लोग इंजॉय करते थे, उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी। ये तो आप जानते ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए 14 जुलाई 1789 को जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, कॉमन पीपुल जो लोग थे, मोस्टली उसमें पीजेंट थे, उन लोगों ने क्या किया, रेवोल्यूशन कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाई, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहाँ के राजा को भी उसको रिकॉग्निशन करना पड़ा। ये चीज़ आप जानते हैं। तो वहाँ से निकल के तीन शब्द आए हैं। एक आता है फ्रीडम, दूसरा आता है इक्वलिटी और तीसरा आता है फ्रेटर्निटी। ये वहीं से आया। तो यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मोनार्क था, पूरे यूरोप में उस समय क्या था, मोनार्कियल रूल था। आपने कई डायनेस्टी भी पढ़ा होगा, जैसे बर्बन डायनेस्टी है। ठीक है, तो जो मोनार्क था, जो एरिस्टोक्रेसी फैली हुई थी पूरे यूरोप में, वहाँ यूरोप में ये तीन शब्द आ गए। लोगों ने अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लगे, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करने लगे, सोशल रिफॉर्म की बात करने लगे। तो ये यहाँ पर आ गया यूरोप में। देखिए लिखा हुआ है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपेंड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही ओपन किया वो संभावनाएं कि वहाँ पर भी यूरोप में, अन्य देशों में भी क्या होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। और इन द वे, इस तरीके से, इन विच, जिसमें सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर, उसी तरीके से सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाए, समाज उसी तरीके से बने जैसे कि फ्रांस में हुआ। तो फ्रांस एक मिसाल है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि किस प्रकार हमने आज़ादी को, फ्रीडम को गेन किया। अब हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में जो है तीन लोगों की चर्चा होती है। और उसके पहले हम आपको बता दें, हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप। तो यूरोप एक कंटिनेंट है। ठीक है, और यूरोप में आपको एक कंट्री आएगा जिसका नाम रशिया है। रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, जिसका 3/4 पार्ट जो है, रशिया का 3/4 पार्ट वो एशिया में आता है और 1/4 पार्ट यूरोप में आता है। बीच का जो पार्ट होता है इसको यूरो एशिया बोलते हैं। क्यों, यूरो मतलब यूरोप, एशिया मतलब एशिया, तो यूरो एशिया हो गया। तो उसका जो बीच का पार्ट जो बिलोंग करता है उसको यूरो एशिया बोलते हैं। तो ये माइंड में लेके चलिएगा कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी बिलोंग करता है और एशिया में भी बिलोंग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसमें तीन शब्द आते हैं, तीन वर्ड हैं, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। ये यूरोप में थे। ठीक है, लिबरल भी अपनी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी चलाते थे, फैक्ट्रीज वगैरह, और रेडिकल भी चलाते थे। कंजर्वेटिव वही होते हैं जो पुराने विचारों के हैं, जो पुराने मोनार्क में बिलीव करते थे, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है लिबरल। लिबरल को हिंदी में कहते हैं उदारवाद, लेकिन आपको हिंदी से मतलब नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो लिबरल क्या है? लिबरल जो है एक ऐसे लोग हैं जो वांटेड अ नेशन, जो देश को बनाना चाहते हैं। कैसा? विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, जो सभी धर्मों को क्या हो, बराबर समझे, सेकुलर समझे, निरपेक्ष समझे, सभी को बराबर रेस्पेक्ट दे। तो यहाँ पर वही होता है, विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को वरीयता दे, सभी धर्मों को समान समझे। तो ये विचार था किसका? लिबरल का। फिर लिखा हुआ है, लिबरल आर्गू फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और लिबरलों ने वार्तालाप की, बातचीत की, क्या चीज़ बनाने के लिए? एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट बने।
एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, खास तौर पे अभी बताया जाएगा क्यों। सब्जेक्ट टू लॉज, और कानून बने, और वो कानून किसको द्वारा बनाया जाए, इंटरप्रेटेड बाई वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। तो ये कहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने और एक न्यायपालिका बने, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, और जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर, यानी कि गवर्नमेंट में जो रूलर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, जो शासक हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनसे इंडिपेंडेंट हो, उस सरकार से कोई लेन देन ना हो, यानी कि जो फैसला हो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सुनाए, न्यायपालिका। यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता ही है। आगे क्या है, दे वर नॉट डेमोक्रेट, लेकिन इसके बाद भी इनको डेमोक्रेट्स नहीं कहा गया है। क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, वाई दे आर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स। इसका रीजन हम आपको बताएंगे, क्योंकि लिबरल्स जो हैं दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे विश्वास नहीं करते हैं। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप लोग जानते हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं छोटे क्लासों से, क्या मतलब होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है द पर्सन हु आर हैविंग 18 ईयर्स ओल्ड या मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, दे कैन कास्ट देयर वोट, द राइट टू वोट। अगर 60 में कहते हैं द राइट टू वोट, वोट डालने का जो अधिकार होता है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये लोग जो लिबरल्स थे वो इस पक्ष में नहीं थे, सभी लोग वोट डालें। ये लोग चाहते थे कि जो लोगों के पास पैसा है, यानी कि प्रॉपर्टी है, पैसे वाले लोग हैं, केवल वही वोट डालें। जैसा कि आपने फ्रांस में पढ़ा होगा एक्टिव और इनएक्टिव, तो जो पैसे वाले लोग थे उनको एक्टिव एक्टिव मेंबर कहा जाता था, और जो पैसे वाले गरीब लोग होते थे उनको इनएक्टिव कहा जाता। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो लोग प्रॉपर्टी हैविंग है, पर्सन्स हैं, वो वोट डाल सकते हैं। यहाँ तक कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट, वुमेन्स को भी वोट डालने का राइट्स नहीं था। तो ये देखा जाए तो ये एक लिबरल्स का निगेटिव पॉइंट था, और दैट इज द रीजन, यही रीजन है दे वर नॉट कॉल्ड द डेमोक्रेट्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ये डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कहलाए, तो आप लिखेंगे क्यों नहीं कराए, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट इज मीन क्या होता है, द राइट टू वोट, जिसका मतलब होता है द राइट टू वोट, वोट डालने का राइट्स नहीं सबको दिया गया। चलिए, लिबरल क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं रेडिकल्स में। रेडिकल्स क्या होते हैं, आपने अपने आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब बनी थी, तो उसमें दो तरीके के लोग थे, मॉडरेट टाइप के भी लोग थे और रेडिकल टाइप के लोग थे। मॉडरेट क्या थे, नरम दल के नेता थे, और रेडिकल वहीं गरम दल के नेता थे। थे दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर थे, लेकिन एक गरम दल का, एक नरम दल के मेंबर थे। तो वही यहाँ पर भी है, रेडिकल्स जो हैं वांटेड अ नेशन, वो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं इन विच, जिसमें जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वॉज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। सरकार बने, ये भी पक्ष में सरकार बने, लेकिन वो सरकार देश की जो पॉपुलेशन है उसकी मेजॉरिटी के आधार पर बने। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि देश के सभी लोगों को जो है, जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो गई, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग वोट डालें। यानी देश के सभी लोग जो हैं वोट डालें, और वोट डालने के बाद जो सरकार बने उसके पक्ष में थे कौन, रेडिकल। रेडिकल जो थे दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इन हैंड्स ऑफ फ्यू। जो रेडिकल थे वो डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे कि देश की जो संपदा है, देश की जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, पैसे वाले लोगों के ही हाथ में रहे। तो इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि पैसा जो है देश का वो कुछ ही लोगों के हाथ में हो। वो चाहते थे जो भी पैसा हो, अर्निंग हो, देश की कमाई हो, वो सभी लोगों में इक्वली डिवाइड हो, ये चाहते थे। तो वही लिखा हुआ है, दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहाँ लिखा है नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, कि जो एग्जिस्टेंस है, लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखी है, अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, उसके खिलाफ नहीं थी। ये विचारधारा के खिलाफ थे कि पैसा उन्हीं के हाथ में जाए, उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में, इसके खिलाफ थे। तो यहाँ लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, नहीं। रेडिकल जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो बना रहे। बस वो ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना रहे। ये विचारधारा थी रेडिकल्स को। तो यूरोप में तीन तरीके के लोग थे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लिबरल क्या थे, रेडिकल की क्या आइडियाज थे, क्या विचारधारा थी। अब आते हैं कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव क्या होते हैं, रूढ़वादी,
जो पुराने विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। तो दे रेसिस्टेड चेंज, ये हमेशा इन्होंने विरोध किया, इन्होंने बदलाव को रोकने का प्रयास किया, ये नहीं चाहते थे बदलाव हो। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज, इनको भी लगा कि हमें बदलाव तो करना, सोचना पड़ेगा, बदलाव तो चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो, लेकिन चाहते थे बदलाव हो लेकिन उसकी रफ्तार क्या हो, स्लो हो। एंड हैड लिंक एंड रेस्पेक्टेड द पास्ट, और ये ऐसे लोग थे जो पुरानी चीज़ों पर, पुराने पुराने मोनार्कियल रीजन पर विश्वास भी करते थे, ये एकदम बदलना नहीं चाहते थे। तो कंजर्वेटिव ऐसे लोग थे, दोज पर्सन थे जो मोनार्कियल व्यवस्था पर, जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं विश्वास करते थे। लेकिन इनकी विचारधाराओं में परिवर्तन तब आया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब फ्रांस में परिवर्तन हुआ, जब वहाँ फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की बात निकल के सामने आई, तो इनके भी दिमाग खुले। लिखा हुआ है ना, ओपन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, तो उन्होंने उनके माइंड्स को ओपन कर दिया, और तब उनको लगा कि चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन उसकी रफ्तार जो है स्लो हो, और इनके जो लिंक थे वो पुराने पास्ट में बने हुए थे, ये पुराने पास्ट की चीज़ों को, पुरानी व्यवस्थाओं को अभी भी रेस्पेक्ट करते थे। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो तीनों पॉइंट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं के बीच में रोटेट करेगा। तो हर जगह लिबरल रेडिकल आएंगे, कंजर्वेटिव। लिबरल्स और रेडिकल्स की भी अपनी ओन फैक्ट्रीज थी, अपने फैक्ट्री चलाते थे रेडिकल, ठीक है, रेडिकल की भी थी, याद रखिएगा, इनके खुद के भी अपनी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। अब अगला टॉपिक आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। उसी समय क्या हुआ, यूरोप में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, और सभी को मालूम होगा सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो है कहाँ लगी थी, आपको मालूम है, ठीक है, वो इंग्लैंड में लगी थी। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी, इंडस्ट्रीज के आने से समाज में परिवर्तन हुआ, सोशल चेंज है, आएंगे भाई, इंडस्ट्रीज आएगी तो नए नए बदलाव आएंगे, लोगों की अर्निंग थोड़ा बढ़े घटेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आ जाने से लेट टू द एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिसके कारण मैन वुमेन चिल्ड्रन सब लोग कहाँ आने लगे, फैक्ट्री की तरह आकर्षित होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे काम करने के लिए। तो ये स्पेशली हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज की, शहरों की बात कर रहे हैं, सिटीज की बात कर रहे हैं। दे हैड टू वर्क फॉर, लेकिन एक समस्या थी, दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर, उनको लंबे समय तक काम करना पड़ता था, एंड वर्क पेड वेरी लो वेजेस, और सैलरी के नाम पर उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। ये एक निगेटिव पॉइंट है, ये कमी थी। जबकि वहाँ के राजा ने ये कहा था कि एक सुपरवाइज बनाई थी, एक टुकड़ी बनाई थी कि हर एक इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उनको कहा था कि सरकार ने जो तय किया है वेजेस, वो वेजेस दिया जाए, और जो सरकार ने तय किए हैं उनको काम करने के जो आवर्स तय किए गए उसके हिसाब से काम किया जाए। लेकिन ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के जो मालिक थे फैक्ट्रीज के, इन्होंने बात को एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अर्थात अपने मन की चलाई। उन्होंने क्या किया, कम वेतन देना और ज़्यादा समय तक काम करना। आपको मालूम है 10 से 12 घंटे, कभी कभी 15 घंटे काम कराते थे। और उनकी रहने की व्यवस्था, जो चूंकि इंडस्ट्रीज बनी तो आसपास शहर बनेंगे, नए नए शहर बनने लगे, वहाँ पर लोग रहने लगे, तो रहने के लिए जो उनकी व्यवस्थाएं थी, लोगों को एक ही बैरक में जो है रहना पड़ता था, ना तो वहाँ अच्छी एयर आती थी, सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो उनके रहने की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको तो अपनी अर्निंग से मतलब था। तो जो लिबरल और रेडिकल ने अपनी इंडस्ट्री लगा रखी थी, वो केवल अपने प्रॉफिट को गौर करते थे, उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान नहीं देते थे। यही कारण है कि वर्कर्स के बीच में जो है रोष पैदा हो गया, कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो रहे थे कि सरकार, जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ की वायु, फ्यूल वायु अच्छी नहीं थी, एयर बहुत ही ख़राब थी, सैनिटेशन बहुत गंदा था, उनके रहन सहन की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब थी, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही आगे चलकर क्या है, रोज़ का कारण बनेगा वर्कर्स में। आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी बुक को जरूर रखिएगा साथ में, क्योंकि उसमें जो टॉपिक वाइज टॉपिक आते जाएंगे। जैसे कि अगला टॉपिक क्या है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। सोशलिज्म मतलब क्या है, समाजवाद, एक ऐसा समाज जिसमें फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, बात समझ रहे हैं, वो सोशलिज्म। तो सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में,
तो इसको समझते हैं सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिस्ट थिंकर थे, विद्वान व्यक्ति, फिलोसफर कह सकते हो, थिंकर कह सकते हो, हैड डिफरेंट व्यूज, उनके अलग अलग व्यूज थे अबाउट द फ्यूचर सेटअप ऑफ द सोसाइटी, कि फ्यूचर में सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। थिंकर तो जानते ही आप, पहले किस दूर की सोच लेता है। तो वो थिंकर जो था उसने लोगों को ये विचार दिया कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए तीन लोगों के नाम आए, उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं। हालांकि नाम तो चार हैं, फ्रेडरिच एंजल भी नाम आता है, लेकिन तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रॉबर्ट ओवेंस जो हैं, जिनका जन्म 1771 में हुआ और वो यूरोप में 1858 तक रहे। उन्होंने क्या विचार दिए, ये एक सोशलिस्ट थिंकर हैं। इनका मानना था, ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कहते थे कि लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है एसोसिएशन, लोग एसोसिएशन बनाएं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप बनाए लोगों का, एसोसिएशन या उसको कोऑपरेटिव कहें। तो रॉबर्ट ओवेंस का मानना था कि लोग जो है कोऑपरेटिव बनाएं, सोसाइटी खुद बनाएं, और इसके लिए उन्होंने शुरुआत भी की। रॉबर्ट ओवेंस ने खुद भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और जिसका क्या नाम रखा, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए, जो कि रॉबर्ट ओवेंस के द्वारा बनाई और लोगों को इंस्पायर्ड किया कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव्स बनाइए। दूसरे हैं थिंकर लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक जो 1813 में पैदा हुए और 1882 तक रहे, यानी कि ये जन्म और ये मृत्यु दिया हुआ है। इनका क्या मानना था, ही बिलीव द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव। हालांकि ये भी चाहते थे कोऑपरेटिव बने, लेकिन ये चाहते थे, इनका तरीका क्या था कि सरकार लोगों को कोऑपरेटिव बनाने के लिए इनकरेज करे, समझे, एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो दोनों का मानना कोऑपरेटिव था, बस अंतर यह है कि लुइस ब्लैंक जो थे वो चाहते थे कि सरकार जो है लोगों को कोऑपरेटिव बनाने के लिए क्या करे, इनकरेज करे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर लोग ही बनाने के लिए कह रहे हैं कि खुद लोग बना लें, वर्कर्स हैं तो वो अपना एसोसिएशन बना लें, लेकिन यहाँ पर लुइस ब्लैंक कह रहे हैं सरकार को इनकरेज करे और कैपिटलिस्ट लोगों को रिप्लेस करे। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस हैं, ये थिंकर जो हैं 1818 में ये इनका जन्म हुआ और 1883 तक रहे। ही एडेड अदर आइडियाज टू दिस आर्गूमेंट, इसी आर्गूमेंट को बढ़ाते हुए उन्होंने अपने विचारों को भी जोड़ा। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट, वर्कर्स को कैपिटलिस्ट लोगों को ओवरथ्रो कर दो, उखाड़ के फेंक दो, हटा दो। ये किसको करना पड़ेगा, वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स से काम कराया जा रहा है ना, 10 से 12 घंटे 15 घंटे काम कराया जा रहा है, कम पैसा दिया जा रहा है, तो लड़ाई किसको लड़नी पड़ेगी, वर्कर्स को। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो उन पर रूल कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के लोग, उनको उखाड़ के फेंक दो। ही बिलीव दैट, इनका यह भी मानना था कि टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कैपिटलिस्ट लोग जो है आपको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, ज्यादा काम करा रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको ही अपने आप को फ्री करना होगा, लड़ें। और इनका ये भी मानना था, अगर आपके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं उनसे और वर्कर्स की जब कन्फ्लिक्ट होता है, तो इनका मानना था जीत वर्कर्स की ही होगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री चलाने वाले कौन है, वर्कर्स और वर्कर्स होते हैं उसमें, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ना फैक्ट्री के ओनर होते हैं। तो आपकी ही जीत होगी लड़ाई में। वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। उन्होंने एक बात और कही वर्कर्स को कि वर्कर को जो है कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक बनाना होगा और शीघ्रता से बनाना होगा सोशलिस्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी खुद बनाए, कंस्ट्रक्ट करें। यानी कि इनका भी कहीं ना कहीं एसोसिएशन बनाने की तरफ है कि आप सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएं, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, और जिस पर जो भी पैसा प्रॉफिट होता है उसमें
सोशली कंट्रोल हो, आप ही लोगों का हो। तो एसोसिएशन बनाकर काम करें और जो प्रॉफिट हो वो एसोसिएशन उन आपस में लोगों को, वर्कर्स को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, लाभ पहुंचाए। ये मानना था कार्ल मार्क्स, और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, उनके एक्सप्लॉयटेशन से आपको आजाद करना होगा। और उनका ये भी मानना था जीत आपकी ही होगी। और इसके लिए उन्होंने जो है फ्यूचर के लिए कम्युनिस्ट सोसाइटी सुझाई कि आप नाम रखें कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये आने वाले समय में नेचुरल सोसाइटी कहलाएगी, नेचुरल सोसाइटी ऑफ कम्युनिस्ट। तो ये जो ग्रुप है लोगों का, ये आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ये नेचुरल सोसाइटी कहलाएगी। अब अगला टॉपिक आता है आपके एनसीईआरटी बुक में, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म के सपोर्ट किसने किया? तो आपको बता दें 1870 आते आते, 1870 आते आते तक जो सोशलिस्ट का आइडिया था, सोशलिज्म का जो आइडिया था पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी देश में सोशलिस्ट पार्टी नहीं बनी। समझ में आ रही है? किसी भी देश ने पहल नहीं की कि हम अपने देश में सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करें, हालांकि सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुका था। उन्होंने इसको पहचान देने के लिए एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल, क्योंकि पूरे यूरोप में फैल गया तो इसका नाम भी क्या दिया जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्होंने इसका नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल। बात समझ आ गई? और इसके अंतर्गत नई नई पार्टी बनने लगी, नई नई पार्टी बनने लगी चोरी छुपे, इलीगल तरीके से। जैसे जर्मनी में बनाई गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्रांस में क्या बनाई गई पार्टी का नाम क्या रखा गया, सोशलिस्ट पार्टी, और इंग्लैंड में लेबर पार्टी, जो कि आज भी चल रही है। तो जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में अलग अलग पार्टियां बनने लगी। हालांकि ये पार्टी इलीगल थी, सरकार नहीं कह रही थी बनाइए, ठीक है, लेकिन इनके आइडियाज इतने फैल चुके थे, इतने स्प्रेड हो चुके थे कि ये नए लेजिस्लेशन की मांग कर रहे थे। इनके आइडियाज न्यू लेजिस्लेशन की ओर कन्वर्ट हो रहे थे। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट जो है लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव के द्वारा ही रन हो रही थी। इसके बाद जो पहला कंट्री आएगा जहां पहल करेगा, जहां पर सोशलिस्ट लोग जो है अपनी सरकार बनाने की पहल करेंगे, वो देश होगा रशिया। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जार निकोलस सेकंड की, जो रशिया का इकलौता राजा था, बड़ा पावरफुल राजा था। कैसे वहां पर लोगों ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।